द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ श्रीनगर से शरीके गुफ्तगू हैं जुनेद कुरैशी साहब। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ रेजिस्टेंस फ्रंट के हवाले से। आपने खबर देखी होगी कि अमेरिका ने उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। हम्म। तो उस पे जो चाइना का रिएक्शन है, उन्होंने मेरे ख्याल में ओपनली तो सपोर्ट उसको नहीं किया, लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी नहीं किया। और उन्होंने ये कहा है कि हम टेररिज्म की तमाम शक्लों के वी आर अगेंस्ट फॉर्म ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इन द रीजन। तो क्या पाकिस्तान इस इशू पे लगता है आपको कि कुछ आइसोलेट हो गया है? और टर्की ने भी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसने अमेरिकन एक्शन को क्रिटिसाइज किया हो। हम्म। शुक्रिया शकील साहब आपका। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि टेररिज्म के मामले पे तो दुनिया में कोई भी मुल्क हो जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, वो एंड ऑफ द डे आइसोलेट होता हुआ ही नज़र आ सकता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट तुर्की के लिए या चाइना के लिए, अगर टीआरएफ पहलगाम की जो अटैक हुआ उसकी ज़िम्मेदारी लेती है 1 घंटे के अंदर-अंदर, और फिर कोई बहाना करके 4 दिन के बाद मेरे ख़्याल में ये कहती है कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था, हमने नहीं किया है। हालाँकि ऐसी चीज़ तो आप 10 मिनट के अंदर फिर करते हैं अगर इतनी बड़ी बात होती है। तो अगर एक एक ऑर्गेनाइज़ेशन एक एक इतने बड़े हादसे का, इतना बड़ा मतलब टेररिस्ट अटैक का ज़िम्मेदारी लेती है, उसमें लोग मरते हैं, और फिर अगर यूएस मूव करती है इस ऑर्गेनाइज़ेशन को लेबल करने के लिए कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ के खिलाफ जाना। चाहे वो आपके कितने भी अच्छे दोस्त हों, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हों, लेकिन व्हाट शुड चाइना हैव सेड कि नहीं जी, हम टीआरएफ इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ चैरिटी, या व्हाट शुड तुर्की हैव सेड? सो इन दीज इश्यूज, बट इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इस सेंस में कि इन दीज इश्यूज you have two बेसिक पार्टीज। देखिए, कोई ऐसा नहीं होता है जो कहता है नहीं जी इनको आप टेररिस्ट करार ना दें, ऐसा तो कोई दुनिया में मिलेगा नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि भाई इनको आप टेररिस्ट मत करार दें। इसमें दो मुख्तलिफ हैं, दैट इज दी दैट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस। इसमें एक पार्टी ऐसी मिलती है जो फुल्ली नाम लेकर ये कहती है कि जी टीआरएफ ने पहलगाम का अटैक किया, हम इसको कंडेम करते हैं और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका ने पहला कदम लिया है, अगला कदम अब ये है कि इसको यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट एंटिटीज पे भी लगाना चाहिए। एक ये होता है। और फिर जो आपके जैसे कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, या जिनका पाकिस्तान इस खित्ते में प्रॉक्सी है, वो यही एक जनरल सा स्टेटमेंट निकालते हैं कि जी हम टेररिज्म की हर शक्ल और हर मतलब इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस उसके खिलाफ हैं और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। But what I when it comes to individuals, what I still need to see is whether the Chinese will support UN designated terrorist moves of India, yeah, the US in the UN, on the UN list of terrorist designated entities, because जैसे आपने देखा कि कुछ साल पहले मसूद अजहर का, I think the Chinese blocked his name for 3 times. And the same goes with Hafiz Sayed. The same goes with many other individuals. So when it comes to because it is very easy to they can, yes, it's significant in diplomatic circles in the world, at the world stage, that TRF or Lashkar-e-Toiba or someone is banned. But as you have seen, all these organizations take up different names in the course of time. It becomes much more significant when individuals are banned, because then it becomes very difficult for these individuals to open a new shop. ओके, तो सही। ये है। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना ज्यादा उर्दू या हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सकें। अच्छा, तो आपने जैसे कहा मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर करने में यूएन को काफी दिक्कत हुई थी, क्योंकि चाइना जो है वो उसको वीटो कर देता था। तो जी। अभी जो है कुछ लगता है कि जैसे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो चाइना गए, तो शायद उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की कि आप जो है इसको मुखालफत ना करें अगर टीआरएफ का इशू आता है यूएन में। तो बहरहाल ये देखने की बात होगी, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट ने किया है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी और फ्रंट है। हम्म। जी।
तो हुँ, डार साहब जो है हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार, उन्होंने तो बहुत क्रेडिट लिया था कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट पास करवाना चाही थी सिक्योरिटी काउंसिल से, उसमें टीआरएफ का नाम था और हमने वो निकलवा दिया। हुँ। तो अब तो फिर पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स के लिए बड़ी दिक्कत होगी कि अब वो क्या करेंगे? देखिए उस उसमें ये है कि एक हद तक तो डार साहब की बात ये सही है कि अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं गया। बट नॉर्मली क्या होता है कि जब अमेरिका ऐसा स्टेप लेता है, तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि यूएन में भी ये नाम फिर ऐड किया जाता है और वो जो ईयू की लिस्ट है, उसमें भी ऐड किया जाता है। ये पहले मतलब अमेरिका की तरफ से एक नेशनल लेवल पर होता है और उसका बाद सुप्रा नेशनल लेवल पर ये उसके बाद होता है। तो आप जो कह रहे हैं कि डिप्लोमेट्स के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, देखें इसको इसको थोड़ा-सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। दिक्कत ज़रूर होती है। डिप्लोमेसी तो एक 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 टैक्टिकल गेम नहीं है ना, एक स्ट्रैटेजिक गेम है। तो बहुत सालों से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़ेशंस, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जो हैं, उनके नाम इन टेररिस्ट लिस्ट पे आए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन जमातों को सपोर्ट करना या इनको रेफ्यूज देना या इनको ट्रेनिंग देना ख़त्म कर दिया है पूरे तरीके से? ऐसा भी नहीं हुआ है। तो डिप्लोमैटिकली कुछ एम्बैरेसमेंट पाकिस्तानियों को इस वक़्त के लिए झेलनी पड़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये चंद इंडिविजुअल्स को इन लिस्ट पे डाल के जो टेरर फैक्ट्री है, वो ख़त्म हो जाती है। तो डिप्लोमैटिक एम्बैरेसमेंट तो होती है, वो तो आपने देखा जब ये दोनों मुल्क जब एक डिप्लोमैटिक अंटूराज लेकर पूरी दुनिया में गए और अपना मौक़िफ़ पेश करने गए, तो मुख्तलिफ जगहों पर किसी मुल्क ने फुली सपोर्ट किया, किसी ने सिर्फ होस्ट किया, किसी ने नहीं किया। ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मतलब दिस इज़ नॉट द डेथ ऑफ टेररिज्म, इससे टेररिज्म कत्ल नहीं होता है। तो वक़्ती तौर पे तो उनको डिप्लोमैटिकली थोड़ी बहुत एम्बैरेसमेंट, क्योंकि देखें इसमें एक और चीज़ है ना कि एक है डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी वर्ल्ड स्टेज पे, एक है डिप्लोमेसी जो आप अपने घर में कर रहे हैं। तो अपने घर में आप जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वहाँ पर अब ये डिस्टिंग्विशमेंट के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लिस्ट और यूएस लिस्ट, इसका फ़र्क कितना है, क्या है, ये आप कितने लोगों को समझाएँगे और कितने लोगों को समझ आएगा। तो हुँ। एक 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 वक़्ती तौर पे तो ये डिप्लोमैटिक एक 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 लॉस है। अच्छा जुनैद साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। हमारी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, शहरी रहमान, हुँ, वो मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और यूएस में एम्बेसडर भी। तो उन्होंने याल्दा हकीम को, स्काई स्काई न्यूज़ की जो एंकर हैं याल्दा हकीम, उनको इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ चेंज्ड कंट्री। हुँ। तो आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? डोंट यू अटैच एनी क्रेडिबिलिटी टू दिस स्टेटमेंट? देखें ये तो बिलावल भट्टो साहब भी बहुत टाइम से कह रहे हैं पाकिस्तान इज़ अ चेंज्ड कंट्री। और मेरे ख़्याल में आई थिंक इवन मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जो थीं, वो भी ये कई दफ़ा कह रही थी इट्स अ चेंज कंट्री। नवाज़ शरीफ साहब ने भी ये कहा है एंड आई थिंक इवन यू नो फेमस डिक्टेटर मुशर्रफ सेड दैट व्हेन ही हुँ, केम ऑन बोर्ड। बट बात ये है कि पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान एक चेंज्ड कंट्री इस सेंस में ज़रूर होगी कि वो जो सांप पाकिस्तान ने पाले थे, वो भी अब पाकिस्तान को डसने लगे हैं। और ये एक इश्यू पाकिस्तान के लिए ज़रूर बना है काफ़ी सालों से, द फेमस कोट बाय हिलरी क्लिंटन। हुँ। बट पाकिस्तान इज़ अ चेंज्ड कंट्री, यू नो, आई डोंट थिंक दैट इज़ करेक्ट। द जो इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान को रन करता है, द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसके मकासद अभी भी वही हैं। तो पाकिस्तान चेंज कंट्री नहीं है। हाँ, पाकिस्तान इस सेंस में चेंज कंट्री है कि पाकिस्तान कुछ सालों से इस टेररिज्म का शिकार जो उन्होंने खुद पाला था, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन के उनके सामने खड़ा होके आ गया है। और आज पाकिस्तान ये ढिंढोरा पीट रहा है कि हम टेररिज्म के शिकार हैं और इसमें कोई शक नहीं है, वो हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि वो टेररिज्म उसको उसको पाला और उसको फ़रोख्त पाकिस्तान ने ही किया था। और जो आम पाकिस्तान की अवाम है, उससे तो हम सबको, हिंदुस्तानियों को भी, अमेरिकनों को भी, जो भी मुल्क के लोग हैं, उनको तो
आम पाकिस्तानी अवाम से हमदर्दी ही है कि वो टेररिज्म के शिकार है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है ये उनकी अपनी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है ये उसका नतीजा है। तो चेंज कंट्री, जब जब शहरी रहमान साहिबा ये कहती हैं या बिलावल भुट्टो से, तो वो साथ में ही ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जी आप ये देखें हम पे कितने अटैक हुए हैं, हमारे कितने लोग मरे हैं, हम टेररिज्म के कितने बड़े शिकार हैं। तो बात, लेकिन उसका जो अंडरलाइंग मतलब जो अंडर करंट उसका है, उसके पीछे तो यही है ना, ये सारे सांप जो थे ये आप ही ने पाले और इनको दूध भी आप ही ने पिलाया था, और उनमें से अब कुछ ऐसे निकल आए हैं जो आप ही के स्टेट को अटैक करने लगे हैं क्योंकि वो आपकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते हैं। तो आज ये कहना कि जी हम मतलब हम चेंज्ड हैं, बिकॉज चेंज का एक और चीज़ है। देखें, पाकिस्तान उन टेररिस्ट को अटैक करती है और उनके साथ लड़ती भी है जो उनके नेशनल सॉवरेंटी को और नेशनल इंटेग्रिटी को जो लगता है कि ये हमारे लिए खतरा है। आप देखें ज़रब अज़ब हुआ, या बलोच जो लोग लड़े हैं, या टीटीपी है, ये मुख्तलिफ जमात के साथ पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए, लड़ा भी। लेकिन जो लश्कर हैं, जो जैश हैं, जो टीआरएफ्स हैं, ये सारे जो हैं, अब देखें आप अभी आपने जो मिसाल दी, मैं भूल गया ये कहना कि ये कितनी मतलब जो अंडरलाइंग फैक्ट इसका क्या है कि पाकिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो इस बात पे खुश है कि उन्होंने टीआरएफ का नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट है उसमें से निकलवा दिया। मतलब स्टेटमेंट, हाँ वो स्टेटमेंट थी जो अमेरिका ने एक्चुअली प्रपोज की थी, हम्म, तो उसमें से उन्होंने नाम निकलवा दिया। टेररिज्म को तो उस स्टेटमेंट में कंडेम किया गया, लेकिन टीआरएफ का नाम जो है ना, वो ठीक, डार लेकिन साहब के बकौल उन्होंने निकलवा दिया। ठीक, लेकिन डार साहब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनका टीआरएफ से लेना देना क्या है? हम्म। वो क्यों टीआरएफ की वकालत कर रहे हैं? वो क्यों इस बात पे खुश हैं? वो क्यों इस बात को अपना सक्सेस मान रहे हैं कि एक तंजीम का नाम उन्होंने किसी स्टेटमेंट से निकलवा दिया? ऐसा तो नहीं था कि उनके प्राइम मिनिस्टर का या उनके चीफ जस्टिस का या उनके प्रेसिडेंट का नाम उसमें था। हम्म। एक तंजीम है, जिहादियों की तंजीम है, दहशतगर्दों की तंजीम है, एक एक मुल्क का, एक सॉवरेन मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस पे इतना इतना उछल क्यों रहे हैं? उनको इतनी खुशी क्यों? मतलब, तो कहने का ये मतलब है कि जो इंटरनल पाकिस्तान की सॉवरेंटी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अटैक करती हैं, पाकिस्तान उसके साथ लड़ता है। इसीलिए पाकिस्तान आज ये कहता है कि हम चेंज्ड पाकिस्तान है क्योंकि हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ये वही बात है ना, वो जो जो बाकी लोग हैं, जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ नहीं लड़ते हैं। और बेसिकली इसकी जो बुनियाद है वो वही सोच है गुड एंड बैड तालिबान की, कि कुछ टेररिस्ट हैं जो हमारे दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे दुश्मन को अटैक कर रही हैं ये हमारी फ्रंट फोर्स है और ये अच्छे तालिबान है, लेकिन जो हमें अटैक कर रही हैं ये बुरे तालिबान है, तो इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो इस स्टेटमेंट में कि जी हम एक चेंज मुल्क हैं, इस स्टेटमेंट में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा वजन है। अच्छा जुनेद साहब, हमारे यहाँ आमतौर पे ये समझा जाता है कि कश्मीर का जो मसला है ना, वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, और चीन को हम इस इक्वेशन में से बिल्कुल निकाल देते हैं, जबकि कश्मीर के एक काफी बड़े हिस्से पर चाइना का कंट्रोल है। एक तो हम्म, अक्साई चीन है, और दूसरा जो है शक्काम वैली। तो ये हम्म, कितना बड़ा इलाका है, और चाइना की क्या पॉलिसी है उस हवाले से? वो चाहते हैं कि स्टेटस को ही मेंटेन रहे। हम्म। देखिए, बात यह है कि ये जो अम, ये बेसिकली इसमें बहुत एक लंबी तारीख है जो मनमोहन और मनमोहन लाइन थी एक, इससे उससे पहले भी एक। देखें, बेसिकली जो हिस्सा अक्साई चीन का जो हिस्सा है ये ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा है। अच्छा, अब इसमें से थोड़ी सी डिफरेंस है कि कुछ ये कहते हैं कि ग्रेटर लद्दाख जो है वो ग्रेटर तिब्बत का हिस्सा है, और कुछ ये कहते हैं कि तिब्बत जो है ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा है। इसमें इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम्स इसमें जो लाइन जो 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 दो लाइन खींची गई, एक मैकमोहन ने खींची एंड आई थिंक एक मैकडोनल्ड या इस तरह का कोई नाम था, उन्होंने खींची थी दो लाइनें। एंड बोथ कंट्रीज, सो इंडिया एंड चाइना, ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना, after partition या after the British left, they subscribe to दो मुख्तलिफ बॉर्डर्स को ये मानना इन्होंने शुरू किया। तो
इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, ये जे एंड के स्टेट का, कोई 17% बनता है, हुँ, अक्साई चीन और शक्सकाम वैली जो है। हुँ, हुँ, और इस पे इंडिया और चीन की काफी टाइम से अनबन, नोक झोंक चल रही थी पार्टीशन के बाद भी, क्योंकि आपको ये याद होगा कि 47 में जब पार्टीशन हुई तो चाइना वाज आल्सो इन अ मेस। चाइना उसके बाद ही मतलब एक 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 नेशन स्टेट बन के सामने आया ना, उसके साल 2 साल के बाद ही। तो क्लेम चाइना का हमेशा रहा है एज पार्ट के ये ग्रेटर तिब्बत का हिस्सा है, और हिंदुस्तान की ये मौकफ रहा है कि ये जे एंड के स्टेट का हिस्सा है और ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा है। तो बट अल्टीमेटली जो 62 की वॉर हुई, जब चाइना ने इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया, बेसिकली एक एक वन ऑफ द मतलब उस वॉर को ट्रिगर करने में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चीजें यही थी, जब चाइना ने उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करने की, मेरे ख्याल में एक एक हाईवे या एक रेलवे ब्रिज बना रहे थे वहां पर, जिसकी वजह से इसको ट्रिगर होगी ये वॉर भी। अल्टीमेटली जो हिंदुस्तान की इसमें एक डिफीट हुई, उससे चाइना को इस पूरे जो अक्साई चीन का खित्ता है 62 में, चाइना ने ये पूरे के पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। मुझे याद है इंडियन, आप ये सोचें कि अब उस पार्लियामेंटेरियन का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट में जब ये जंग हुई थी और चाइना ने ये हिस्सा ले लिया था, तो एक पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने नेहरू साहब को ये कहा कि जी हमने तो, हमारा ये हिस्सा था ये हमने खो दिया। तो नेहरू साहब ने कहा कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, तो मतलब एक हुँ, घास का तिनका भी वहां पर नहीं है, तो मैं इसको लेके क्या करूंगा। तो ये पार्लियामेंट के मेंबर थे इंडियन, तो इन्होंने अपना सर नीचे झुकाया, तो कहते हैं मेरे सर पे भी कोई बाल नहीं है, ये भी क्या चीन को दे दोगे। हुँ, तो द टू थिंग्स इससे सिग्निफाई होते हैं, एक ये कि जंग के दौरान भी उस वक्त के हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाता था और बहस होती थी। आज का हिंदुस्तान शायद उससे मुख्तलिफ है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान ने जब वो इलाका लूज किया, तो हिंदुस्तान के जो उस वक्त के लीडर थे या उस वक्त की जो रूलिंग डिस्पेंसेशन थी, वो इस इलाके को उन्होंने कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी। ये तो उनको पता था कि हमने एक डिफीट चाइना से ले ली है, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, इट इज मतलब एक बिल्कुल ही एक सॉल्ट प्लेन्स हैं ये, तो इसलिए इसको ज्यादा फिर 63 की जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुई इस जंग के बाद पाकिस्तान और चाइना के बीच में, उसमें शाक्सकाम वैली जो है 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दी, गिफ्ट में दे दी। अच्छा, 63 की बॉर्डर एग्रीमेंट भी फाउंडेशन है आज की सी पैक की। अगर आप देखें कि उसके बाद जो 63 की बॉर्डर एग्रीमेंट के बाद वहां पर चाइना ने उस इलाके में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू किया, जिसमें से एक हिस्सा काराकोरम हाईवे का भी वहां से जाता है। तो 63 की बॉर्डर एग्रीमेंट फाउंडेशन है आज के सी पैक की भी। और पाकिस्तान ने वो हिस्सा जो उनका था नहीं, जो कश्मीरियों का था, वो उनको तोहफे में दे दिया 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है चीन को। तो ये तो कुछ टाइम पहले से ही, जब से ये सी पैक का डिंडोरा स्टार्ट हुआ है, तब से हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी शायद ये हिस्ट्री, ये पुरानी हिस्ट्री जो है, ये लोगों ने पढ़ना शुरू किया और समझना शुरू किया कि नहीं भाई, इसमें चीन का भी एक बहुत बड़ा 17% लैंड मास जो है कश्मीर का, जे एंड के स्टेट का, चीन के हाथ में है। तो ये एक नई, मतलब नई इन द सेंस 10-15 साल पुरानी डेवलपमेंट है। वरना मैं आपको वसूख से ये बता सकता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले हिंदुस्तान में यहाँ तक कि जो समझदार एस्टैब्लिशमेंट के कश्मीर को समझने वाले लोग भी थे, उनको ये पता भी नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान किस चिड़िया का नाम है, और यहाँ पर मतलब कितने रिसोर्सेज हैं, यहाँ की डेमोग्राफी क्या है, ये कश्मीर का कितना बड़ा हिस्सा है, और बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान भी ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा है।
तो ये जो इसको कहते हैं लद्दाख प्लेटो या तिब्बतन प्लेटो जिसको कहते हैं, ये उस हिस्से में आता है। जुनेद साहब, ये जो 63 का एग्रीमेंट है उसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रोविजनल है, टेम्परेरी है, और हम्म। उसमें ये लिखा गया है कि टिल द फाइनल रेजोल्यूशन टू द कश्मीर इशू, उस वक्त तक वैलिड है। और उसमें क्या पाकिस्तान ने भी कुछ एरिया चाइना से लिया था जो चाइना के कंट्रोल में था। और 62 की जो वार है, आपने कहा कि वो चाइनीज को ब्रिज बना रहे थे या रोड बना रहे थे जिसकी वजह से ये जंग ट्रिगर हुई। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसकी वजह से ये जंग ट्रिगर हुई। देखें, पहली बात तो ये कि आप ये कहते हैं फाइनल रेजोल्यूशन तक ये है। देखें, ये बातें लीगल डिस्कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। देखिए, मैं एज एज पाकिस्तान एक फाइनल सोल्यूशन, पाकिस्तान ये कहते हैं जी फाइनल सोल्यूशन अभी कश्मीर की बकाया है। इस दौरान पाकिस्तान जो है वो हिस्से जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं उठा के या तो चीन को तोहफे में दे देता है, या फिर चीन को लीज पे दे देता है, या फिर चीन को बेच देता है। इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन कहानी समझने की ये है कि चीन जब इस इक्वेशन में घुस जाता है और अपना पैसा लगाता है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, देखें आज सी पैक की मिसाल ले लें आप, 60 बिलियन की बात हो रही थी जब सी पैक बना। आज मेरे ख्याल में आज तो कोट कर रहे हैं 100 सवा 100 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट सिर्फ सी पैक को कह रहे हैं, बीआरआई की तो बात ही नहीं है। अब एक 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 इशू है जो मुतनाज़ा है बकोले पाकिस्तान के, बकोले हिंदुस्तान के, तो ये सब हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान इसमें एक अग्रेसर है, जो किसी हद तक सही बात भी है। बट पाकिस्तान ये कहते हैं मुतनाज़ा है, इसकी अभी फाइनल सोल्यूशन होनी है। ठीक है, अब पाकिस्तान ये हिस्सा चीन को लीज पे देता है या उनको तोहफे में देता है, चाइना यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अपना प्रेजेंस मेंटेन रखता है। तो चाइना जब जब कल को अगर इसका कोई हल निकल भी गया तो फिर यह है कि चाइना की तो यहां पर इन्वेस्टमेंट है, चाइना की यहां पर प्रेजेंस है, चाइना अपना स्टेक क्लेम करेगा और ये कहेगा जी ये मुतनाज़ा जरूर है लेकिन इसमें अब मेरा स्टेक भी शामिल हो चुका है। और जहां तक आप ये कहते हैं ना कि ये ये मुतनाज़ा है, देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं जिसमें इसमें डुप्लिसिटी समझ आती है। देखें, आर्टिकल 257 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट आर्टिकल डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो वो आर्टिकल बेसिकली ये कहता है, वर्बटिम मैं कोट नहीं कर सकता हूं बट जो उसकी मेन जिस्ट है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि इफ सॉरी व्हेन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड टू एक्सीड टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, देन दिस रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी डिसाइडेड। इसमें एक लफ्ज बहुत जरूरी है, इसमें मतलब इफ की जगह पहला लफ्ज इस्तेमाल किया गया है व्हेन। पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यह हक हासिल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत कि वो हिंदुस्तान को भी चुन सकते हैं। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही ये इरादा करके बैठी है कि वो हमें ही चुनेंगे, व्हेन दे विल चूज इस्लामिक, नॉट इफ। तो दूसरी बात यह है कि इसका मतलब यह है कि जब तक वो फैसला कश्मीरी नहीं करते हैं, आप कश्मीर के रिलेटेड किसी किस्म का कोई फैसला, किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। 1970 आपने 63 में चाइना को शाकसाम वैली दे दी, आपने 1974 का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाया आज़ाद कश्मीर के लिए, आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किए गिलगित बल्तिस्तान के लिए, 49 में कराची एग्रीमेंट बनी। तो मतलब आपने आहिस्ता 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 अपनी प्रेजेंस और साथ साथ एक और इंटरनेशनल फोर्स की प्रेजेंस को कश्मीर में शामिल किया। और आज चाइना जो है, लोग तो ये कहते हैं कि चाइना, पाकिस्तान हैज बिकम अ वैसल स्टेट ऑफ चाइना। तो कश्मीर की तो बात ही नहीं है, या गिलगित बल्तिस्तान की तो बात ही नहीं है। जो दूसरी बात आपने की इंडिया, ये भी सच बात है कि उस ब्रिज और व्हाटएवर इट वाज, ब्रिज या हाईवे से पहले
इंडिया वाज आल्सो ट्राइंग टू रिक्लेम बैक दीज ये टेरिटरीज जो अक्साई चीन का हिस्सा हैं, या उस वक्त जो जितना चाइना ने कश्मीर अक्साई चीन का हिस्सा लिया था, इंडिया आल्सो वाज मूविंग फॉरवर्ड टू रिक्लेम दीज टेरिटरी बैक। और उसमें ये कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, और फिर ये ट्रिगर हुआ वॉर का। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ ट्रिगर चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं हुआ। हिंदुस्तान भी उस वक्त ऐसी पोजीशंस ले रहा था जिससे वो ये टेरिटरी को रिक्लेम कर सके। जुनेद साहब, आपने 1974 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एजेके का, उसकी बात की। अच्छा, हम्म। मैंने कहीं ये पढ़ा या किसी ने बताया मुझे कि ये अब्दुल हफीज पीरजादा साहब जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, हम्म। उन्होंने पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के कश्मीर के लोगों के हवाले कर दिया था, असेंबली को गालबन दिया और उनको कहा कि बस इस पे साइन कर दो और ये कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पढ़ लेने दो, ये करो। उन्होंने कहा जी मेरी वालदा जो है ना वो बीमार है और मुझे फौरन वापस इस्लामाबाद पहुंचना है, तो आप बाद में पढ़ते रहिएगा, अभी जो है ना आप दस्तखत कर दें इस पे। कुछ ऐसी बात आपके इल्म में है? देखिए, इंट्रिकेट डिटेल्स या एक्सक्यूजेस उन्होंने कौन से दिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि ये ड्राफ्ट इस्लामाबाद में हुआ था, और उस वक़्त के पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने इसको ड्राफ्ट किया था, और ये पेश हुआ था कश्मीर की मतलब आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है वहाँ पर पेश हुआ था, और किसी डिबेट या किसी मतलब डेलिब्रेशन के बगैर वहां पर ये पास कर दिया गया था, क्योंकि कश्मीर असेंबली के पास वैसे भी वो पावर्स नहीं थी कि ये उसको पास नहीं करते। इससे पहले जैसे कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स हैंडल करती थी आज़ाद कश्मीर को, जिसके जिसके जो चेयर थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उसके बाद ये कश्मीर काउंसिल में तब्दील हुआ। लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आज़ाद कश्मीर की जो 1974 की इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी मतलब हम्म। एक्ट जो है, इसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों का कोई मर्जी या कोई डेलिब्रेशन या कोई डिस्कशन इसमें शामिल नहीं हुई है। और मैं आपको एक और बात ये बता दूं, मैंने इस पे एक तवील आर्टिकल एक दफ़ा लिखा था। इसमें आज भी कोई 155 मैटर्स ऐसे हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या असेंबली इंडिपेंडेंटली कोई फैसला नहीं ले सकती है, जिसमें मिसाल के तौर पे ट्रेन टाइमिंग्स को चेंज अगर करना है, उसके लिए भी उनको कश्मीर काउंसिल के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की दस्तखत चाहिए उस पर। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो मतलब मोर देन 155 मैटर्स, फ्रॉम स्मॉल थिंग्स लाइक ट्रेन टाइमिंग्स से लेके कॉलेज की टाइमिंग्स या किसी और मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको कश्मीर काउंसिल से इजाज़त लेनी पड़ती है। और जब तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस पर हामी ना भरे तो वो कानून लागू नहीं होगा। जुनेद साहब, क्या एजेके में ट्रेन है? आप ट्रेन टाइमिंग्स की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। देखें, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक एक डॉक्यूमेंट है ना जिसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं। वहां तो ट्रेन नहीं है, ये मुझे भी पता है, लेकिन बात ये है कि वहां पर ये डिसाइड किया गया कि कौन कौन सी चीजों पे आपका इख्तियार नहीं है। कल को अगर ट्रेन आई तो इन हम्म। चीजों पे आपका इख्तियार नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वहां पर ट्रेन नहीं है, तो वहां पर तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है, ये मैं कह रहा हूँ। जी। इंटरनेट का भी मैंने सुना है काफी प्रॉब्लम्स हैं, स्पीड अच्छी नहीं आती वगैरह वगैरह। अच्छा, हम्म। आखिर में जुनेद साहब ये बताइएगा कि इस इक्वेशन को आप 5 साल बाद कैसे देख रहे हैं? 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान? क्योंकि चाइना के मफादात इंडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं। इतनी इतनी बड़ी ट्रेड है उनकी, आई थिंक 135 बिलियन डॉलर्स। तो हम्म। उसको भी तो वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेंगे, तो फिर चाइना के लिए बड़ा टफ बैलेंसिंग एक्ट नहीं होगा ये? आई थिंक चाइना के लिए एक टफ बैलेंसिंग एक्ट जरूर है, लेकिन चाइना को पाकिस्तान की शक्ल में एक प्रॉक्सी मिला है जो इंडिया को डिसबैलेंस या कम से कम इम्बैलेंस करने की कोशिश कर सके। आपने ये भी देखा कि चाइना ने फर्मली अपने पैर जमाए और जमाने की कोशिश भी की है अफगानिस्तान में, जबकि इंडिया के पास भी वो मौका था। बट मुझे लगता है कि इंडिया ने वो मौका लिया नहीं पूरे तरीके से।
इस जंग में भी आपने देखा कि आई थिंक क्या कहते हैं, कोई 81% के 82% जो हथियार हैं पाकिस्तान के पास वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो दूसरा ये है कि चाइना की जो इशू चल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में और अरुणाचल प्रदेश में, जो जिसको चिकन्स नेक कहा जाता है, चाइना ने वहाँ सच में इंडिया को गर्दन से पकड़ के रखा हुआ है इस वक्त। बट हाँ, ये बात ज़रूर है जो मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्क जंग नहीं करना चाहते हैं। जंग नहीं करना चाहते हैं। हाँ, वेस्ट ये ज़रूर चाहता है कि कि इंडिया चाइना के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस प्रूव हो इस खित्ते में। लेकिन हिंदुस्तान वेस्ट को भी समझता है और इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो चाइना के साथ ऑल आउट अपने मसाइल को बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो जंग कभी हो गई यहाँ पर, तो ना ही अमेरिकन और ना ही यूरोपियंस यहाँ आके वो जंग लड़ेंगे नहीं इनके लिए। और इंडिया विल बी फेस्ड विद टू फेस वॉर, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी और ईस्टर्न बॉर्डर पे भी। तो इंडिया के लिए एक एक चाइना एक थ्रेट जरूर है, और मुझे लगता है इसीलिए इंडिया और चाइना दोनों, देखें चाइना, इसमें ये हमें समझने की जरूरत है, चाइना हमेशा से एक प्रैक्टिकल पावर रही है। चाइना की मेन मतलब जो फॉरेन पॉलिसी है वो है प्रैक्टिकलिटी पे। हम्म, और इंडिया हमेशा से एक स्टेटस को पावर रही है। हम्म, इसमें जो इंसर्जेंट फोर्स जिसको आप कहेंगे या इंसर्जेंट पावर जो रही है वो हमेशा पाकिस्तान रही है। कि एक जंग प्रोवोक हो जाए, एक मसला प्रोवोक हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए, मीडिएशन हो जाए, ताकि इसमें से शायद हमें कुछ मिल जाए और हम कुछ निकाले। बट चाइना बीइंग अ वेरी प्रैक्टिकल पावर एंड इंडिया बीइंग अ वेरी स्टेटस को पावर, तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों में ये नोक-झोंक ज़रूर चलती रहेगी, लेकिन इनको ये अपने बिज़नेस पे उस पे कोई ज़्यादा असर नहीं आने देंगे। ऑल आउट वॉर ये नहीं करेंगे, और चाइना को ऑल आउट वॉर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो वॉर लड़ने के लिए पाकिस्तान एज़ अ प्रॉक्सी मौजूद है, और पाकिस्तान को वो उनके वेपन्स भी सप्लाई कर सकते हैं। देखना सिर्फ ये है कि जो जियोपॉलिटिकल गेम है, जो बड़ी गेम है यहाँ पर वेस्टर्न पावर्स की और चाइना की वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए, उसमें आपने देखा होगा कि बाइडेन साहब के दौर में भी बहुत सी ऐसी आवाजें उठी थी स्टेट डिपार्टमेंट से, जो ये सजेस्ट करना चाहती थी कि इंडिया को स्टेप अप करने की जरूरत है। इंडिया एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स बनने की ताकत रखता है यहाँ पर चाइना के खिलाफ, और इंडिया को वो रोल अदा करना चाहिए। एंड आई थिंक इंडिया प्लेड अ वेरी बैलेंसिंग एक्ट बाय नॉट गोइंग टू मच टू द वेस्ट। चाइना के साथ भी ज़्यादा मसले मसाइल नहीं स्टार्ट किए इन्होंने, और इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि चाइना के साथ ये वक्त एक लव हेट रिलेशनशिप जो इनमें है ये चलती रहेगी। बट मुझे नहीं लगता 5 साल के बाद ये चाइना और इंडिया की इक्वेशन कोई मुख्तलिफ होगी 5 साल में। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 साल में पाकिस्तान और चाइना की इक्वेशन भी मुख्तलिफ नहीं होगी, सिवाय इसके कि वो शायद पाकिस्तान के नुकसान में हो कि चाइना और ज़्यादा एससीओज़ का इस्तेमाल करे। चाइना और ज़्यादा पाकिस्तान की जो उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है उसकी डायरेक्ट सिक्योरिटी और उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्ट मैनेजमेंट अपने अपनी फर्म्स को या अपने ऑर्गेनाइजेशंस को इनडायरेक्टली चाइनीज स्टेट को हवाले, मतलब चाइना पाकिस्तान और ज़्यादा एक वैसल स्टेट चाइना का बनता जाए, ये इक्वेशन चेंज हो सकती है। और इंडिया और पाकिस्तान की जो इक्वेशन है वो डिपेंडेंट है, जो बार रेज हुआ है पिछली दफ़ा का, कि अगर फिर से कोई हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ यहाँ पर कश्मीर में या इंडिया में, जो मेरे ख्याल में जिसमें साल 2 साल लगेंगे, शायद इतनी जल्दी शायद नहीं होगा, बट अगर वो कोई हादसा हुआ तो देन या एक एक वॉर स्पाइरल आउट हो सकती है। बट वो भी मुझे अभी नज़र नहीं आता है होते हुए, क्योंकि देखें मसला ये है कि
देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान की जो इक्वेशन है ना, वो ये है कि जो जो पहलगाम अटैक में हुआ, इंडिया के पास और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन ये सब करने के बाद पाकिस्तान के पास भी और कोई चारा नहीं है, ये उनकी इनकी पॉलिसी है, तो ये आज नहीं तो कल फिर से होगा। तो ये इक्वेशन मतलब विज़ावी इंडिया चाइना चेंज नहीं होगी, पाकिस्तान चाइना टू द डेट्रिमेंट ऑफ पाकिस्तान चेंज हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान एक ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन है जो कभी भी चेंज हो सकती है, बट आने वाले 2-3 साल में मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क आएगा। अच्छा जुनेद साहब, इंडिया में मेरा ख्याल है ऐसी कुछ आवाजें उठ रही हैं कि हमें अमेरिका के साथ ज्यादा फर्मली खड़े होना चाहिए, और हुँ। रशिया से हमें इतना फायदा नहीं है, तो हम तेल लेते हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक जो बेनिफिट हमें अमेरिका से मिल सकता है वो रशिया से नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से चाइना ने इतना खुलकर सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो हमें भी उतना ही करीब होना चाहिए अमेरिका के। तो क्या आपके ख्याल में इन आवाज़ों को सुना जाएगा इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, ये आवाज़ें आज की नहीं है, ये आवाज़ें कोई 8-10 साल से उठ रही हैं यहाँ भी, और ये आवाज़ें वहाँ अमेरिका में भी उठ रही हैं। अमेरिका में भी जिस तरह की मैंने आपको कहा कि लोग ये चाहते हैं इंडिया टू टेक अ मच फर्मर स्टैंड। और मैं तो ये समझता हूँ कि इन आवाज़ों का स्टार्ट होना ये तब से उठना शुरू हुआ जब से मनमोहन सिंह साहब ने न्यूक्लियर डील साइन की थी हम्म। अमेरिकन्स के साथ। तब से ये आवाज़ें मुख्तलिफ जगहों पर स्टार्ट हुई। मुझे याद है, मैंने एक ईयू की रिपोर्ट, मतलब उसमें मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था और वो लिखा था, और ईयू की रिपोर्ट शाया हुई थी आज से कोई 4-5 साल पहले, और उसका टाइटल ये था, ईयू रिलेशंस विद इंडिया। तो उसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इंडिया का ये निकल रहा था कि इंडिया को जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी ना, हम्म। उससे अब बाहर निकल जाना चाहिए। हम्म। और ये एक इश्यू है जो इंडिया में भी, एस्टेब्लिशमेंट में भी इसकी आवाज़ें उठती हैं। एंड आई थिंक, मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल विल जो है, क्योंकि इंडिया की ये नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, ये मतलब डेकेड्स, मतलब मेरे ख्याल में जब से इंडिया मतलब नेशन स्टेट की सूरत में वजूद में आया है, तब से ये नॉन अलाइंड मूवमेंट की एक फॉरेन पॉलिसी चल रही है। ये आवाज़ें इंडिया में भी बहुत उठ रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स में और पावर कॉरिडोर्स में भी बहुत उठ रही हैं, और स्टेट डिपार्टमेंट में भी बहुत उठ रही हैं कि अब वो दौर चला गया है कि आप नॉन अलाइंड मूवमेंट के पॉलिटिक्स या फॉरेन पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं, कि जब आपका मतलब आप चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें, और रूस के साथ भी रखें, रूस को भी कंडेम ना करें, फिर अमेरिका को भी कंडेम ना करें। अमेरिका, ये दौर चला गया है, एंड आई थिंक द अमेरिकन्स हैव पुश्ड ऑन दिस सिंस द न्यूक्लियर डील विद मनमोहन सिंह साहब। बट इंडिया में अभी मुझे लगता है वो पॉलिटिकल विल पैदा नहीं हुई, बिकॉज एज वो डोनाल्ड रमफेल्ड का एक बड़ा मशहूर कोट है कि अमेरिका एज एन एनिमी इज डेंजरस, अमेरिका एज अ फ्रेंड इज मोर डेंजरस। तो हम्म। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि दी इंडियंस maybe do not fully trust the Americans, they हम्म। not fully trust the Europeans and the Britishers, and because of this very long एक तवील हिस्ट्री, और जो बिफोर पार्टीशन की है, रूस के साथ जो ये हिस्ट्री रही है, या हम्म। इवन चाइना के साथ जो हिस्ट्री रही है, मतलब इस जंग हम्म। 62 की जंग से पहले वो नारा था ना नेहरू साहब का कि हिंदी चीनी भाई भाई। इंडिया में तो एडवर्टाइजमेंट निकलते थे कि कितने क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक हिस्टोरिकल वो एक एक जहन जो बन चुका है, एक टेंडेंसी है, मे बी ऑल्सो लिटिल बिट टू डू विद कॉलोनियलिज्म, कि एंड ऑफ द डे अमेरिका इंडियंस ये कहते हैं कि वो फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं वेस्टर्न पावर्स को, और उनको ये लगता है कि वेस्टर्न पावर्स यहाँ पर सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए हम हमें इस्तेमाल करेंगे। बट मैं आपको सच बात बताऊं, मैं ये समझता हूं कि इंडिया को ये नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो सोच है, इससे बाहर निकल के अब एक एक बिकॉज दुनिया जो है इंक्रीजिंगली इंक्रीजिंगली फिर से बाइपोलर
पावर्स की तरफ जा रही है। तो इसमें अगर आप फेंस पे रह गए तो मुझे लगता है आपका नुकसान होगा। इंडिया को अब फर्मली चूज करना चाहिए कि वो किस तरफ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि ये मौका भी है। मुझे तो एक टाइम पे ये लगा था कि जो पाकिस्तान और चीन की जिस किस्म की दोस्ती शुरुआत हुई थी, और गिलगित बल्तिस्तान का ये इशू रेकअप हुआ था, सी पैक हुआ था, ग्वादर था, बलोच का जो इशू रह गया था, मुझे तो लगा था सच में कि अब इंडिया ने शायद ये फैसला कर लिया है कि नाउ वी स्टैंड विद द वेस्टर्न पावर्स। बट यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद हम्म। ये समझ आई कि आज भी इंडिया के दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में नॉन अलाइंड मूवमेंट के प्रोपोनेंट्स और खरीदार हैं। हम्म। अच्छा, आपने जुनेद साहब ये जो कोटेशन दी कि अमेरिका की दुश्मनी जो है इतनी खतरनाक नहीं है जितनी दोस्ती है, कुछ लोग हम्म। इसको एट्रीब्यूट करते हैं हेनरी किसिंजर से भी, बट आई एम नॉट अच्छा। श्योर इफ इट इज अपोक्रिफल और इज इट रियल। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन वेरी जनरस विद योर टाइम, और आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें की, एंड आई होप आवर व्यूअर्स विल गिव देयर फीडबैक टू अस। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया।